बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में हमजा मैं आपको बता रही थी कि 13 से 15 साल की उम्र के नौजवान बच्चे और बच्चियों में डायबिटीज़ का जो मर्ज़ है, शुगर का जो मर्ज़ है, वो बहुत ज़्यादा उसके खतरात बढ़ते जा रहे हैं। उसकी तादाद जो वो इन उम्र के बच्चों में ज़्यादा बढ़ रही है। वजूहात क्या हैं? वजूहात ये हैं कि वो ये बताया जा रहा है कि एक रिसर्च हुई है कि पाकिस्तान में एक वक्त था कि जब 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद जो थे इस ख़तरे में चले जाते थे कि वो शुगर या डायबिटीज़ के मरज़ में मुब्तला हो सकते हैं। फिर ये उम्र की हद जो थी हमने कम होती देखी और फिर बताया जाता कि जो 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद हैं, जो नौजवान हैं, उनमें ये मरज़ जो है उसका वजह जो है वो भी आपको बताएं हमजा। इसमें वजह सबसे ज़्यादा ये सामने आई है कि आप ज़्यादातर बैठे रहते हैं, आपका वेट बढ़ता है, मोबाइल यूजेज आपका बहुत ज़्यादा है, या फिर आप स्क्रीन के आगे ज़्यादा देर बैठते हैं तो बैठने से आपका वेट गेन होता है। साथ ही जंक फूड का बहुत ज़्यादा उन्होंने इसके अंदर बात की है, इस रिसर्च के अंदर, कि हमारे जो नौजवान हैं वो अब ऑर्गेनिक डाइट जो है, जिसकी हम बात करते हैं कि ताज़ा ग़िज़ाएँ जो होती हैं, सब्ज़ी की खुसूसी तौर पर बात कर ली जाए तो वो इनटेक बहुत ज़्यादा हद तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। और अब 13 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनके अंदर खतरात बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गए हैं। और इससे डॉक्टर्स ये बता रहे हैं इस रिसर्च के अंदर कि हम खुद डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए हैं कि ये जो बच्चे हैं, कभी सोचा नहीं था कि ये जो है शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। और उसकी रीजंस क्या होगी? वर्जिश नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बैठे रहे जैसे इशाल बात कर रही हैं, और साथ ही अपनी डाइट बेहतर नहीं कर रहे। माँ बाप भी इसके ऊपर नहीं सोच रहे। माँ बाप समझते हैं कि अगर बच्चों ने बर्गर मंगवा लिया है तो अच्छी बात है, घर में खाना नहीं पकाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उनकी सेहत पर बहुत बुरे असरात। लेकिन आप बच्चों को मोबाइल, टैब, इसके यूजेज से भी थोड़ा दूर हटाएं ताकि बच्चों की ताकि बच्चों की थोड़ी ऐसी एक्टिविटीज जो हैं वो हेल्थी एक्टिविटी की तरफ बच्चे जा सकें। जब बच्चों को आप लैपटॉप, गेम्स और इस तरह के गैजेट्स दे देंगे तो बच्चे फिर जो है वो बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, वर्कआउट नहीं करेंगे। थोड़ा सा उनका वर्कआउट होना चाहिए, थोड़ी सी चहलकदमी होनी चाहिए। बच्चों को जो फिजिकल एक्टिविटी है उनकी तरफ लेकर आए, ना कि आप उनको सहूलत दे रहे हैं, आप उन्हें आसाइश दे रहे हैं और बजाय इसके कि आसाइश से वो किसी अच्छी चीज की तरफ राग़िब हों, बीमारी की तरफ जाए। अच्छा, माँ बाप के लिए भी ये आसाइश समझी जाती है कि बच्चे जी नज़र के सामने हैं, ठीक है, बाहर तो नहीं जा रहे, कहीं पर आवारा तो नहीं हो रहे हैं, नज़र के सामने हमने उनको जी लैपटॉप दिया है, टैब दे दिया है, हमने उनको मोबाइल दिए हैं, उसके ऊपर वो कार्टून्स देख रहे हैं। उनका एक स्क्रीन टाइम जो है उसको मुख्तस कर दें, बता दें कि 1 या 2 घंटे या 3 घंटे आपका स्क्रीन टाइम है और वो फिक्स टाइम होगा। इशाल, हमारे साथ बचपन में ऐसे ही होता था कि सिर्फ 2 घंटे होते थे जिसके अंदर कोई बच्चों के लिए कार्टून्स लगा करते थे या फिर कुछ ऐसे बच्चों के लिए जैसे ऐनक वाला जिन लगा करता था, बच्चे वो देख लेते थे और उसके बाद बच्चे टीवी नहीं देखा करते थे। और मैं हॉस्टलाइज थी और वहां पर तो बिल्कुल 1 घंटा मैक्सिमम आपको मिलता था जिसमें आपने टीवी देखना है। और आप यहाँ पर हमारे बच्चों को जो है वो पूरा दिन भी दे दो तो उनके लिए कम पड़ जाए। ये मेरे लिए इंकिशाफ है वैसे कि इशाल ने जो है ना हॉस्टल में जिंदगी गुजारी है। मैंने हॉस्टलिंग की और मैं 1 घंटा मैक्सिमम टीवी देखती थी और मैं रोती होती थी कि 1 घंटे से ऊपर होना चाहिए, लेकिन क्योंकि नहीं था, अलाउ ही नहीं था। और पहले स्टार्ट में तो टीवी भी नहीं था, टीवी भी बहुत ही रिक्वेस्टों के बाद वहाँ पर टीवी जो है अलाउ हुआ। चलिए, मैं इशाल से पूरी स्टोरी सुन के ना आप लोगों को सुनाऊंगा कि ये हॉस्टल लाइफ क्या है इशाल की। अभी हम ना सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर की, जो बेकाबू हो चुकी है, मुल्क में पंजे गाड़ती जा रही है और हम जो है इसको संजीदा लेने के लिए तैयार ही नहीं है। 15,500 से ज़ायद कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं इस कोरोना की वजह से। और अब लोग वैसे तो शेयर भी करते हैं अपने वाक़यात को, अपने एक्सपीरियंसेस को, कि हम जिसको जानते हैं, कोई 2-3 लोग, हर शख्स तकरीबन जानता है जिनको कोरोना वायरस हुआ है, लेकिन हम संजीदा नहीं हो रहे, गैदरिंग्स को नहीं छोड़ रहे। ये गैदरिंग्स को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में एनसीओसी के गुज़श्ता होने वाले इजलास में 12% से ज़ायद कोरोना केसेस वाले शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है, जो कि ज़ेर गौर थी। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना SOPs पर सिर्फ 50% के करीब अमल किया जा रहा है। 50% लोग अभी भी अमल नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस के जो 4200 मरीज़ हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। देखिए, वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है। कल ये बात आ रही थी कि ऑक्सीजन पहुँचाने में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निमटने के लिए SOPs के तहत एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे पास एहतियात के अलावा विशाल दूसरा ऑप्शन क्या है? या तो
ये जो लोग एहतियात नहीं कर रहे उनसे पूछना चाहिए कि भाई आपके पास ऑप्शन क्या है। अगर उनसे पूछें तो वो आगे से कहते हैं कि कोरोना मौजूद ही नहीं है, और अगर अभी भी कोई शख्स ये कहता है कि कोरोना मौजूद नहीं है, साजिश है, तो फिर सिर्फ अक्ल पर मातम किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही मेरे तरफ कुछ कल लोग आए जिन्होंने मुझे आके पूछा, मतलब मेरे घर में कह लें सर्वेंट हैं वो, उनकी सिस्टर आई, उन्होंने पूछा बाजी क्या वाकई में कोरोना है? तो मैं चौंक गई कि भाई अगर भी अभी भी 2 साल गुजरने के बाद भी कोई आपसे ये पूछ रहा है कि क्या अभी भी कोरोना है, तो उनको आप क्या कह सकते हैं? मतलब हम लोग बैठकर ये बातें बता रहे हैं, मुसलसल बता रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया इससे इन्फेक्ट हुई हुई है, पूरी दुनिया मुतासिर है, इसके बावजूद हम ये पूछते हैं जब, तो मेरे ख्याल में वाकई जैसे हमजा ने कहा कि हमें उनकी अकल पर मातम करना चाहिए, तो मातम करने को ही दिल चाहता है कि भाई कोरोना है। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने यह अपील की है उलमाए कराम से कि वबा के फैलाव को रोकने में अपना किरदार अदा करें, अवाम को इससे आगाही दें। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी जानी पंजाब हुकूमत ने रमज़ानुल मुबारक के लिए नए SOPs जो हैं वो जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने रमज़ानुल मुबारक में मुख्तलिफ पाबंदियाँ आयद करने का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, और ये नोटिफिकेशन जो है इसके मुताबिक 60 साल से कम उम्र नमाजियों को SOPs के साथ मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त होगी, जबकि कम उम्र बच्चों के मस्जिद जाने पर भी पाबंदी होगी। और 60 बरस से जो ज़ायद उम्र के लोग हैं जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाना चाहते हैं, उनको कहा गया है कि आप बेहतर है कि घर में नमाज अदा करें। और छोटे बच्चों के लिए तो खास तौर पर इस बात की ममानत रखी गई है, कहा गया है कि आप मसाजिद में ना आए। वैसे भी छोटे बच्चे घर में नमाज अदा करें, बच्चों की जिद होती है कि हमें भी नमाज जो है वो मस्जिद में जाके अदा करनी है, और ये अच्छी बात भी है, लेकिन इस वक्त थोड़ी एहतियात की जरूरत है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए बैन भमांगी हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज ताहिर अशरफी साहब अस्सलामु अलैकुम। हाफिज साहब, रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद में कोरोना SOPs के हवाले से आपने क्या तजावीज़ दी थी? क्या जो तजावीज़ दी थी वही SOPs मुरतब किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मैं बड़ा वाज़ेह अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब की सरबराही में उनके हुक्म पर गुज़श्ता साल जब पूरा आलम इस्लाम और आलमी दुनिया में मसाजिद बंद थी, तो उस वक़्त भी हमने मसाजिद बंद नहीं की थी जी। और ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान में अगर किसी जगह पर सबसे ज़्यादा एहतियाती तदाबीर पर अमल हुआ है तो वो मसाजिद ही हैं। लिहाजा अब भी सबसे पहले तो ये है कि मस्जिदें खुली रहेंगी, मस्जिदों में सफाई का इंतज़ाम मस्जिद कमेटियाँ माजी की तरह करेंगी। ठीक है। एहतियाती तदाबीर, मास्क लगाना, वज़ू घर से करके आना, अगर मुमकिन हो तो अपने साथ अपना जानमाज लेकर आना, और जो मसाजिद में 3 फुट का फासला है उसके मुताबिक नमाज अदा करना, निशान हर मस्जिद में लगे हुए हैं। तो ये वो मेन चीज़ें हैं कि जो जिन पर इत्तेफाक है और जिन पर अमल हो रहा है, और इंशाअल्लाह आगे भी अमल होगा। और बाकी आपको मालूम होना चाहिए कि हर एतबार से मसाजिद और मदारिस को फैसिलिटेट करना, उनके लिए सहूलतें मुहैया करना, ये मौजूदा हुकूमत का जो है वो नस्बुल ऐन है, उसका अहदाफ पे से है। और मौजूदा हुकूमत मस्जिद, मदरसा, अक़ीदा ख़त्म नबूवत और नमूस रिसालत की चौकीदार है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस साल भी गुज़श्ता साल की तरह मसाजिद में बेहतरीन तरीके नमाज तरावी भी होंगी, नमाजें भी होंगी, और एहतियाती तदाबीर इंशाअल्लाह। हाफिज़ साहब, नमाज और तरावी के दौरान सफ़ों में मुनासिब फासला और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से आप उलमाए कराम और मस्जिद इंतज़ामिया को क्या तजवीज़ करेंगे, क्या करना चाहिए उन्हें? देखें, उलमाए किराम जो है वो माशाअल्लाह ख़ुद समझदार हैं। मसाजिद इंतज़ामिया हमारे साथ राब्ते में हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख हमसे राब्ते में हैं। और मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि जो चीज़ें तय हो चुकी हैं उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अमल होगा, और क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह की सदा बुलंद होगी, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होगी, कुरान की तिलावत होगी। और आपको ये मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि जब कुरान पढ़ा जाता है उसको सुनो ताकि तुम पे रहम किया जाए। इस वबा से निजात का रास्ता अल्लाह की तरफ रुजू और एहतियाती तदाबीर। और रमज़ान में
ये दोनों काम इंशाअल्लाह होंगे। ठीक है। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, हमें ये भी बताइएगा कि जब उलमा से SOPs के हवाले से आपकी गुफ्तगू होती है, उस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से, तो रवैया आगे से कैसा होता है, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है? और उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो भी ये कहते हैं कि SOPs पर अमल दरामद की तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कोरोना महज एक साजिश है, उनको आप क्या तजवीज़ देंगे? मैं समझता हूँ ये तो जाहिलाना सी बातें हैं और अब तो कोई उलमा में से ऐसी बात नहीं करता। ये वो लोग हैं जिनका ना दीन से ताल्लुक़ है, ना इल्म से ताल्लुक़ है, ना दुनिया से ताल्लुक़ है। बहुत सारे बड़े बड़े उलमा जो हैं वो इस कोरोना की वजह से इस दुनिया से रुखसत हुए, बहुत सारे लोग इस कोरोना का शिकार हुए। मैं ख़ुद इस कोरोना की वबा के मर्ज़ में आया, मैं मौलाना तारक जमील साहब हैं और कई हजरात हैं। तो लिहाजा ये कहना कि ये वबा है ही नहीं है या ये कुफर की साजिश है, मैं तो समझता हूँ कहने वाले जो हैं उनको अपना इलाज, उनके इलाज की ज़रूरत है। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, पूरे मुल्क में एक साथ रमज़ान और ईद मनाने के हवाले से क्या इक़दाम किए गए हैं और क्या तमाम उलमा व मशाइख इस पर मुत्तफ़िक हैं? मैं आपको ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में एक ईद होगी, एक ही रमज़ान होगा। उस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुझे वज़ीर मज़हबी उमूर जो हमारे हैं उन्हें वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब इन्हें हिदायत दी हैं और हम चेयरमैन जो हैं रोयत हिलाल कमेटी और रोयत हिलाल कमेटी के जो मेंबरान हैं उन सब से राब्ते में हैं। इसीलिए हमने इस मरतबा इजलास भी पेशावर में रखा है ताकि ये जो चाँद है ये पाकिस्तानियों का चाँद बने, ये मुसलमानों का चाँद बने, ये रोशनी वाला चाँद बने। माजी में हम देखते आए कि कोई भी चाँद पंजाबी बन जाता था, कभी पख्तून, कभी मुहाजिर। तो ये ना बने, जो गवाही शरीयत के मेयार पर होगी उसे कबूल किया जाएगा और साइंसी जो उलूम हैं उनसे भी इस्तिफादा किया जाएगा। और आप इंशाअल्लाह आज देखेंगे कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अरसे के बाद एक चांद एक दिन रोज़ा ये इंशाअल्लाह मौजूद हुकूमत की कोशिशों से और इमरान खान की हुकूमत का कौम के लिए एक तोहफ़ा होगा। ठीक है जी। हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। और वाकई ये बहुत अरसे बाद होगा कि अगर वाकई ऐसा हो जाता है और हुकूमत कामयाब हो जाती है, मुत्तफ़िक़ सब हो जाएं इसके ऊपर कि एक ही दिन रोज़ा होगा, एक ही दिन ईद होगी और ये जो मसला है ये ख़त्म हो जाए। और ये बड़ी क्योंकि लोग इससे कन्फ्यूज़ होते हैं ना, बिल्कुल कन्फ्यूज़ होते हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि चांद हर एक अपना अपना चांद लेके बैठा होता है, कोई खैबर पख्तूनख्वा का चांद है, कोई सिंध बलूचिस्तान का चांद है। तो इस बार इंशाल्लाह एक ही चांद होगा, एक ही रमजान होगा और एक ही ईद होगी इंशाल्लाह। जी आगे बढ़ते हैं इशाल, अब बात करते हैं मेडिकल साइंस। अभी तक कोरोना वायरस को पूरी तरह जो है ना समझने में नाकाम नजर आ रही है और हम नए रिसर्चेस देखते हैं कि वो होती चली जा रही हैं और हमें नई बातें समझने को और सुनने को सामने आती हैं। इस वायरस की बदलती शक्ल और इंसानों पर इससे असरात ने साइंसदानों को भी मुश्किल में डाला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कोरोना पर नई तहकीक के मुताबिक कोरोना से मुतासर अफराद में शदीद कार्डियक इंजरी, DIC, सेप्टिक स्ट्रोक का खतरा न सिर्फ बढ़ जाता है बल्कि ऐसे मरीज जब कोरोना की वजह से अस्पताल दाखिल होते हैं तो वहाँ उनकी बीमारी में मजीद शिद्दत देखने में आई है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, अमेरिका में मुकीम है डॉक्टर माविश मार्टिन, जिन्होंने ये तहकीक की है और इस तहकीक के मुताबिक ऐसे मरीजों में तवील मुद्दती निगरानी की तजवीज़ की गई है क्योंकि इनमें फालिज की वजह से पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं, दिल पर असरअंदाज हो सकता है, फिर आपको स्ट्रोक का यानी कि फालिज का जो है वो ख़तरा जो है वो दरपेश हो सकता है। तो ये रिसर्च क्या कहती है? हमारे साथ अमेरिका से डॉक्टर माविश मार्टिन मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमें एहतियात क्या करनी है और दिल पर और जो फॉलिज का अटैक है वो किस तरीके से ये हो सकता है। डॉक्टर माविश, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। हमें आप सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या रिलेशन है स्ट्रोक के साथ, फॉलिज के साथ और दिल के साथ कोरोना वायरस का? क्या वाकई जो है ये इसको ट्रिगर कर देता है? बिल्कुल कर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली रिसर्च में देखा गया कि जो कोरोना वायरस है इट कॉजेज़ अ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। हाइपर कोएगुलेबल स्टेट का मतलब ये है कि खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। अब खून जो है वो गाढ़ा होता है तो उसकी वजह से ये है कि क्लॉट्स की फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है और क्लॉट्स जो है अगर वो आपकी ब्लड फ्लो को जो है वो बेसिकली वो इम्पीड करते हैं या उसको रोकते हैं। तो अगर ये क्लॉट जो है वो अगर आपके ब्रेन में चला जाए तो इट कैन कॉज स्ट्रोक। अच्छा ठीक है, और ये दैट वाज वन ऑफ द फाइंडिंग्स दैट केम आउट। इसके अलावा अगर क्लॉट जो है वो हार्ट में जाए तो इट कैन कॉज हार्ट अटैक और एक्यूट कार्डिक इंजरी और एनी काइंड ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम्स।
इसके अलावा अगर यही क्लॉट जो है अगर घूमता फिरता ये आपकी डीप वेन्स में चला जाए, टांग में चला जाए, या तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस करा सकता है जिसकी वजह से एम्पुटेशंस देखने में आ रही थी, या अगर फेफड़ों में जाए तो फेफड़ों में जो लंग्स में है वो भी मसला कॉज कर सकता है। सो दैट वाज द मेजर थिंग दैट केम आउट। अच्छा डॉक्टर माविश, इसकी रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं इस सूरत हाल में, और क्या कोरोना से ठीक होने के बावजूद कई माह बाद भी इसके असरात से फालिज और दीगर खतरात जो ख़तरनाक बीमारियां हैं वो जन्म ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। यही इसमें देखा गया है कि जो हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है आजकल जो है, जो मेन चीज़ जिस पर बात हो रही है वो ये है कि ये हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है, जो खून के गाढ़ा होने की जो स्टेट है, ये कितनी देर जो है वो प्रोलॉन्ग करेगी और कितनी देर, क्योंकि जब पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स जब कोविड का शिकार होकर आते हैं तो उसमें यह है कि उनको ब्लड थिनर्स पे अक्सर औकात डाला जाता है। तो ये डिबेट हो रही है और ये बात हो रही है कि कितनी देर डाला जाए और कितनी देर उनको जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन या अंडर कंसिडरेशन रखा जाए। तो दीज थिंग्स आर अंडर कंसिडरेशन। इसके अलावा ये है कि जहाँ तक रिकवरी की बात है तो एक दफ़ा अगर स्ट्रोक हो जाए तो फिर ये है कि आपको इंटेंस रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, जिसमें जो है फिज़िकल आपकी आ जाती है, और डिफरेंट देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर इन्वॉल्व्ड टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन आफ्टर वंस द स्ट्रोक हैज़ हैपेंड। ठीक है डॉक्टर माविश, हमें ये भी बताएं कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि ये खतरात मौजूद हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या अलामात हैं जिस वक्त आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना है, डॉक्टर के पास जाना है, शायद आपको फॉलिज अटैक हो सकता है, शायद आपके दिल में जो है कोई प्रॉब्लम आ सकती है कोरोना की वजह से, क्या वो सिम्टम्स हैं, क्या अलामात हैं कि आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है? बिल्कुल हमजा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो बेसिकली ये है कि स्ट्रोक के अगर आपको सिम्टम्स या अलामात आ रही हैं, उसकी मैं आपको कुछ अलामात बताती हूँ कि अगर आपकी नम्बनेस है या वीकनेस आ गई, कमज़ोरी हो गई एकदम से, सडन वीकनेस या नम्बनेस है ऑफ अ सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी, लेट्स से कि आपके साइड ऑफ द फेस, आपके आर्म्स या लेग्स में किसी भी वन साइड एकदम सडन आपको वीकनेस आ गई है, या सडनली आपसे बोला नहीं जा रहा, या सडनली आपकी जो है वो विजन लॉस हो गया एक आंख में या दोनों आंखों में, या फिर आपसे जो है वो चला नहीं जा रहा एकदम से, ये सारी चीज़ें एकदम हो रही हैं। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको हो रहे हैं या आपकी कोऑर्डिनेशन एकदम से चलेगी, तो ये दिस इज़ द टाइम दैट यू शुड रश टूवर्ड्स योर डॉक्टर। तो इसमें यह है कि ये आप गूगल पे ना बैठ जाएं, गूगल ना करें कि भी ये क्या है, या दोस्तों को मोहल्ले वालों को फ़ोन ना करें, जस्ट रन टू योर डॉक्टर इमीडिएटली। अच्छा डॉक्टर माविश, क्या स्ट्रोक और इससे मुतालिका जो बीमारियां हैं वक्त से पहले अगर अलामात इसकी ज़ाहिर हो जाती हैं या पता चल जाता है, तो क्या हम लोग इसके कोई टेस्ट हमारे होने चाहिए जब कोरोना का पेशेंट जो वो जाता है तो उसके मुकम्मल टेस्ट किए जाएं? जैसे ब्लड प्रेशर का मरीज़ अगर जा रहा है, जैसे कि इसमें अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं कि कोरोना है, तो फिर क्या टेस्ट होने चाहिए और कौन से टेस्ट ऐसे ज़रूरी हैं जो हमें कोरोना पेशेंट को करवा लेने चाहिए? यहाँ पाकिस्तान के आपको बता देते हैं, अमूमी तौर पर जिसको CBC कहा जाता है कि ब्लड टेस्ट कर दिया जाता है, जिससे पता लग जाता है कि थिकनेस है या नहीं है। क्या ये बहुत है या डॉक्टर ही बताए, खुद से फैसला ना करें भाई? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको डॉक्टर बताएंगे। देखें, एवरी केस इज़ डिफरेंट, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। आपके जो डॉक्टर है उसके पास आपकी मेडिकल हिस्ट्री है कि आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको जो भी बीमारियां हैं, तो इट्स एवरी केस इज़ डिफरेंट। बाज़ मैं अक्सर औकात ये देखती हूँ कि बहुत से लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे ये था तो आपको भी ये हो सकता है। यू नो, दैट्स नॉट द केस। योर situation is different from the other person. Every case is different, so you let your doctor decide कि आपको किन टेस्ट की ज़रूरत है और किन अद्वियात की ज़रूरत है। जो सेल्फ मेडिकेशन है वो भी ना, उससे भी बचें। ठीक है डॉक्टर माविश, हमें अब ये भी बता दें कि इस रिसर्च के मुताबिक क्या कोई ख़ास उम्र है जिसको देखा गया है कि इस उम्र के अफराद में ये ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है, या तमाम उम्र के जो अफराद हैं उनमें ये ख़तरा मौजूद रहता है? दूसरा हमें ये बताएं, पाकिस्तान में जो तीसरी लहर है कोरोना की वो बहुत ज़्यादा शदीद होती जा रही है, ख़तरनाक होती जा रही है। अमेरिका में ऐसी क्या अप्रोच जो है वो इस्तेमाल की जा रही है? आप समझती हैं कि पाकिस्तान में भी अगर वही SOPs फॉलो कर लिए जाएँ तो मसाइल का हल निकल सकता है? बिल्कुल ज़बरदस्त, ये आपने बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन पूछा है। इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पे फेथ लीडर्स की हेल्प ली जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान में आप उलमा कराम की हेल्प लें, चर्च लीडर्स की हेल्प लें, आपके टेम्पल्स हैं या जो भी जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं उनके फेथ लीडर्स की आप हेल्प लें और उनके थ्रू जो है वो अवेयरनेस जो है वो करें इस वायरस के बारे में। बिकॉज अभी भी यही सुनने में आ रहा है कि मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि क्या ये वायरस, इज़ इट रियल, इज़ इट नॉट रियल, शुड आई वैक्सीनेट और शुड आई नॉट वैक्सीनेट। सो दीज
these kind of things that can be देखें, जब भी आप बीमार होते हैं तो आप अपने फेथ की तरफ जाते हैं, आप that's the thing that's been seen a lot. So these people, I mean, जो faith leaders हैं, they can play a tremendous role in this, and then I think that they should be the ones who should come forward at this point and show vaccination, दिखाएं कि हम vaccination लगवा रहे हैं. That can be a big thing for people to follow कि भी अगर इन्होंने लगवाई है तो हम भी लगवाएंगे या हम लगवा सकते हैं, इट्स ओके. दूसरी बात ये है कि मास्क अप, ठीक है, एक यहाँ पे मैंडेटरी मास्क ऑर्डर्स थे. अभी मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में मैंडेटरी मास्क ऑर्डर्स जो हैं वो हैं या नहीं, या किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की थर्ड वेव आ गई है तो ऑब्वियसली SOPs जो हैं वो फॉलो नहीं किए गए इन द पास्ट. सो मैंडेटरी मास्क ऑर्डर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं न्यूयॉर्क गई हुई थी. आप यकीन करें कि न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है, बिकॉज थिंग्स आर इट्स जस्ट दैट्स हाउ इट इज़. तो मास्क के चलना it even gets harder. Okay. But you have to do it. You have to do it. Right now, mask is a symbol of love. अगर आप चाहते हैं कि आप कोविड के स्प्रेड को रोकें तो मास्क पहने, और मास्क भी ठीक तरह से पहने. मैं देखती हूँ मेजॉरिटी लोगों ने नाक से नीचे पहना होता है मास्क, या चिन के ऊपर कवर किया होता है. तो आपने अपना मास्क जो है वो नाक और मुंह को कवर करना है. और जो लोग कपड़े का मास्क यूज कर रहे हैं वो प्लीज उस मास्क को धोएं. You have to wash that mask. कितनी देर बाद? At least, देखें, एटलीस्ट वंस अ डे तो आप धोएं. जो दूसरे हम सर्जिकल मास्क हॉस्पिटल्स में यूज़ करते हैं उसे तो हम एक शिफ्ट में यूज़ करते हैं और फिर डिस्कार्ड कर देते हैं. अगर कंटामिनेट हो जाए मास्क तो उससे भी पहले हम जो है वो दूसरा मास्क यूज़ कर लेते हैं. तो वो लोग जो कपड़े का यूज़ कर रहे हैं वो प्लीज़ दे मस्ट वॉश देयर मास्क. बिल्कुल ठीक है. डॉक्टर माविश, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, और ये बात दुरुस्त है. हम कपड़े का मास्क देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो वेयर कर रहे हैं. बहुत अच्छी बात है कि आपको मास्क तो लाजमी तौर पर पहनना चाहिए, लेकिन फिर उसको वॉश कर लें. हाँ, तो इसलिए लोग ज़्यादातर वही यूज़ कर लेते हैं. लेकिन अगर आप सर्जिकल मास्क जो है वो यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा भी रहता है. उसको डिस्पोज ऑफ कर दें. आपको वॉश भी नहीं करना पड़ेगा. जरासीम जो है वो घर तक जाएंगे ही नहीं. आप डिस्पोज ऑफ करें, डस्टबिन में फेंकें फ़ौरन से पहले, ताकि वो जरासीम डस्टबिन में ही चले. और हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम एहतियात कर सकते हैं, और हम आपको सिर्फ बता सकते हैं कि एहतियात करें तो अपनों की ज़िंदगियों को महफूज रखें, अपनी ज़िंदगी को महफूज रखें और एहतियात कीजिए. अभी हम एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापस आएंगे. स्टे विद अस.